हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के क्या हाइलाइट्स हैं? तो आज हमें एक ऐसी इंडियन वीमेन क्रिकेटर के बारे में बात करनी है जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और पहली भारतीय खिलाड़ी और सेकंड इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुकी हैं जिन्होंने 4000 रन स्कोर किए हैं T20 इंटरनेशनल में। उनका नाम हम देखेंगे। आज हम अपनी भारतीय सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट जिसका नाम है लोथल लोथल पर बात करेंगे। इसके अलावा हमें क्या बात करनी है, कर्नाटका के जो इंडी लाइम है जिनको जीआई टैग दिया गया है उन्हें किस कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है। और आप लोग ने पैसा एक्ट के बारे में सुना होगा। पैसा एक्ट के अंतर्गत जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके जो कल्चर है, उनके जो राइट्स हैं, उसे हम प्रिजर्व करते हैं। ठीक है। तो उस एक्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं हम। ओके, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट डे पे। तो 23 दिसंबर आज के दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे देश के 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, हमारे देश के 5th नंबर के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। और इन्होंने फार्मर वेलफेयर में बहुत काम किया है, फार्मर्स के राइट्स पे बहुत काम किया है। इन्होंने एक किसान ट्रस्ट की स्थापना भी की थी। इसलिए इसलिए आज हम नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस मनाते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए किसान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी की। ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे पे बात करेंगे। इस दिन की शुरुआत 2001 में की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में डिक्लेयर किया था कि हर साल 23 दिसंबर को हम चौधरी चरण सिंह जी की एनिवर्सरी पे नेशनल किसान डे या फिर नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। ये हमारे देश के 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1979 से 1980 तक। और इसकी थीम क्या है? विकसित भारत 2047, द रोल ऑफ एफपीओ इन द ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है पैसा महोत्सव की। देखिएगा, ये सारी कहानी एक तरफ, लेकिन एक लाइन में बता रही हूँ, वो लाइन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगी कि पैसा एक्ट को कब लाया गया था, कब इनेक्ट किया गया था, कब फोर्स में लाया गया था। तो 24 दिसंबर, 24 दिसंबर 1996, ये दिनांक आपको याद रखनी है। आजकल जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है ना, उसमें ईयर नहीं, पर्टिकुलर डेट पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दोनों ने मिलकर पैसा फेस्टिवल की शुरुआत की है। 23 और 24 दिसंबर को ये सेलिब्रेशन किया जाएगा। सेलिब्रेशन हो रहा है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसा एक्ट की एनिवर्सरी मनाई जा रही है। पैसा एक्ट को फोर्स में 24 दिसंबर को लाया गया था 1996 में। पैसा का मतलब होता है प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ये एक्ट जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी के राइट्स और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करता है अंडर द 5th शेड्यूल एरिया। ठीक। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि 23 दिसंबर को हम किसान दिवस मना रहे हैं और 24 दिसंबर को पैसा एक्ट इनेक्ट किया गया था भारत में। ठीक है। चलो, अब देश दुनिया की खबरों पे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बताना चाहती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आप आने वाले एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। पहली अनाउंसमेंट है 6 मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन। पहली मैगजीन जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ तक की है, दूसरी मैगजीन जुलाई मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक की है, जहां पर 1500 प्लस, लगभग 2000 के आसपास आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। आपके आने वाले हर एक एग्जाम को कवर करते हैं। तो आप इन मैगजीन्स को डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, 1 साल की वैधता के साथ है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी किसी एग्जाम मतलब ऑलरेडी किसी जॉब में है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं और करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक गेम चेंजर है स्पीडी करंट अफेयर्स। इसमें पूरे साल के मतलब जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक, मंथ वाइज आपको यहाँ पर वन लाइनर देखने को मिलेंगे। अगर इन वन लाइनर को भी आपने पढ़ लिया तो आपके आपके 85% क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं करंट अफेयर्स में। तो ये मैगजीन भी अभी फिलहाल, इस मैगजीन में 1 जनवरी 2025 से
ठीक है, 20 दिसंबर 2025 तक का डेटा आपको मिल जाएगा। रिमेनिंग 10 डेज का डेटा मैं अपलोड कर दूंगी जैसे ही दिसंबर मंथ कंप्लीट होता है। इतने पूरे वन लाइनर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगेन 1 साल की वैधता है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, डाउनलोड कर सकते हैं। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड की जाती है। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आता है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अश्वगंधा के बारे में। हम सभी को पता है कि हमारी नानी दादी है ना, और आज भी जो आयुर्वेदा है, पुरानी जो पद्धतियां हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसमें अश्वगंधा का अपना एक महत्व है। जो आपका स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस करने का काम अश्वगंधा करता है। तो अश्वगंधा एक मेडिसिनल प्लांट आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ की जो समिट हुई थी उसमें अश्वगंधा का एक स्टैम्प इशू किया गया है, यू कैन सी। तो एट द सेकेंड डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन नई दिल्ली में हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर एक पोस्टेड स्टैम्प इशू किया है ऑन अश्वगंधा, जो कि इंडिया का मोस्ट फेमस मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, अब ये इस ओकेजन पे एक बुक भी अनवील की गई है, यहाँ पर एक बुक भी लॉन्च की गई है और बुक का नाम है फ्रॉम रूट टू ग्लोबल रीच 11 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष। इस बुक को भी लॉन्च किया गया है। अब ये जो डब्ल्यूएचओ की ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट थी, इसे ऑर्गेनाइज करने का काम डब्ल्यूएचओ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था 17 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। पहली जो समिट हुई थी वो अगस्त महीने में गांधीनगर गुजरात में हुई थी और ये आपका सेकेंड समिट है। अब यहाँ पे सारी चीजें एक तरफ, करंट अफेयर्स एक तरफ। अब जो स्टैटिक प्रश्न यहाँ से बनेगा वो बनेगा अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी भी पूछ सकता है, आपके एनडीए एग्जाम, सीयूटी एग्जाम, कहीं पर भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अश्वगंधा जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। अश्वगंधा का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम क्या है? वो विथेनिया सोमनीफेरा। ये आपको याद रखना है, ये आपका रेलवे का बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये आईएमएफ का एक टूल है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का टूल है। देखिए, जब कोई कंट्री जिसमें कोई मेजर डिजास्टर हो जाए, साइक्लोन के कारण, अर्थक्वेक के कारण, है ना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए कि आपका 20% ऑफ जीडीपी इससे इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब डिजास्टर इतना ज्यादा हो गया, डैमेज इतना ज्यादा हो गया विच इज इक्वल टू 20% ऑफ द जीडीपी ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। तो ऐसे केस में एक इमरजेंसी फंड रिलीज किया जाता है आईएमएफ के द्वारा, और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कहलाता है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रिसेंटली आईएमएफ ने $206 मिलियन का इमरजेंसी फंडिंग दिया है श्रीलंका को अंडर द रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। क्यों दिया है? क्योंकि अभी साइक्लोन दित्वा आया था और साइक्लोन दित्वा के कारण बहुत ज्यादा डैमेज श्रीलंका में देखने को मिला है विच इज इक्वल टू 20% ऑफ द श्रीलंकाज जीडीपी। क्लियर हो गया इतनी चीजें? इसका इस पे भी इंटरेस्ट लगता है और जो लोन रिपेमेंट लिमिट होती है वो 3.25 ईयर्स टू 5 ईयर्स आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अगली कहानी को समझते हैं। यहाँ तक का मामला आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल। अब देखिएगा, मैंने आपको सिखाया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, ठीक है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने क्या कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और भारत का ही नहीं विश्व का सबसे पुराना जो डॉकयार्ड है वो लोथल है, और लोथल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। तो इस लोथल को, जो कि अहमदाबाद के नजदीक है, इसे डेवलप किया जा रहा था। यहाँ पे म्यूजियम, गैलरीज, है ना, वो सारी चीजें बनाई जा रही थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इस लोथल साइट को डेवलप करने के लिए नीदरलैंड ने भी एमओयू साइन किया है। So India and Netherlands have signed MOU to cooperate on the development of National Maritime Heritage Complex, लोथल, गुजरात। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, जिसको एसएससी बोला है ना। ये वो आपका एसएससी नहीं है जो आप एग्जाम देने वाले हैं, इस एसएससी का नाम है स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। आपने देखा होगा कि रेड लिस्ट पब्लिश होती है आईयूसीएन की, जहां पर बताया जाता है कि कौन से एनिमल है जो इंडेंजर में है, कौन से थ्रेटेंड कैटेगरी में है।
है ना। तो ये सारी लिस्ट पब्लिश कौन करता है? आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अब ये कोई कमीशन है तो उसके चेयरमैन भी होंगे। तो स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं जिनका नाम है विवेक मेनन। 2025 से 2029 तक के लिए इन्हें बनाया गया है, और ये पहले इंडियन होने के साथ साथ पहले एशियन है। 75 सालों के इतिहास में ये पहले एशियन है जिन्हें स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का फॉर्मेशन आईयूसीएन के साथ 1949 में हुआ था। चलिए अब एक और मेजर वाटर रिवर डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं। आप लोग अक्सर एग्जाम में देखते हैं, स्पेशली जो स्टेट एग्जाम होते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि रिवर जो डिस्प्यूट है दो राज्यों के बीच में या दो देशों के बीच में, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एक और नदी सुर्खियों में जिसका नाम है भीमा नदी। भीमा नदी जो है वो आपको 3 राज्यों में देखने को मिलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में भी बॉर्डर बनाती है, और कर्नाटका एंड तेलंगाना के बीच में भी बॉर्डर बनाने का काम भीमा नदी करती है। अब भीमा नदी ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र के बाद ये आती है कर्नाटका में। तो महाराष्ट्र, अब जो कोई नदी जब दो राज्यों में जाती है तो यहाँ पे कुछ क्लॉजेज होते हैं कि आप इतना पानी इस्तेमाल करोगे, आप इतने ही डैम बना सकते हो, इतना ही पानी स्टोर कर सकते हो, जिससे दूसरे राज्यों को इम्पैक्ट ना हो। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेंट्रल वाटर कमीशन के सामने अपील की है कि ये जो भीमा नदी का पानी है, महाराष्ट्र राज्य लिमिट से ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहा है। जितना हमारा क्लॉज साइन हुआ था कि इतना पानी आप इस्तेमाल करोगे, उससे ज्यादा भीमा नदी का पानी इस्तेमाल महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपील की है सेंट्रल वाटर कमीशन के सामने, और कहा है कि आप इंटरवेंशन कीजिए, आप इंटरवीन कीजिए। तो भीमा रिवर जो है वो वेस्टर्न घाट की नदी कह सकते हो, या फिर आपका सदर्न इंडिया की नदी आप कह सकते हो। इसे लोकल के लोग चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, स्पेशली पंडरपुर के निकट। ये जो भीमा नदी है ये सहायक नदी है कृष्णा की। तो भीमा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, डन इतनी चीजें। अब ये भीमा शंकर हिल वेस्टर्न घाट से निकलती है ये नदी। ठीक है, पुणे में जो भीमा शंकर टेम्पल है वहां से आपको ये बहती हुई दिखाई देगी। 861 किलोमीटर की है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में जाती है, कृष्णा नदी से मिल जाती है। ठीक है, अगर भीमा नदी की सहायक नदियां देखें तो सीना, नीरा, ठीक है, मूला, पवना, भोगवती, ये नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब विंस SAFF वीमेंस क्लब चैंपियनशिप। तो यहाँ पर देखिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम कोई इंडियन फुटबॉल क्लब है, पहली बार कोई इंडियन फुटबॉल क्लब है जिसने ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप को, क्लब चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने रिसेंटली फर्स्ट SAFF वीमेंस क्लब चैंपियनशिप के टाइटल को जीता है, और इन्होंने नेपाल के आर्म पुलिस फोर्स को हराया है। अब ये टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था? तो ये नेपाल काठमांडू में खेला गया था। ये पहला इंडियन वीमेन क्लब है जिन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट को जीता हुआ है। अगर हम SAFF वीमेंस क्लब चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं तो इसका पूरा नाम था वात्सल्य SAFF वीमेन क्लब चैंपियनशिप, नेपाल में हुई थी। ये आपका स्पॉन्सरशिप टाइटल था, और ये पहला एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज करने का काम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने किया था, 5 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। अगर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के बारे में बात करते हैं तो 1997 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, और इसके पहले इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे? पीपी लक्ष्मणना आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको टर्मिनल देखने को मिल रहा है, तो आपको पता होगा आसाम के गुवाहाटी में, सॉरी हाँ, आसाम के गुवाहाटी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है विच इज लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसके एक और टर्मिनल को उद्घाटित किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब इस टर्मिनल की क्या खास बातें हैं वो हमें देखनी है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट द न्यू टर्मिनल एट लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा कि गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो आसाम के गुवाहाटी में है। यहाँ पे आसाम के पहले चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बारदोली की 80 फीट की प्रतिमा को भी अनवील करने का काम किया है। ये नया टर्मिनल बनने के कारण
ये जो एयरपोर्ट है इसकी कैपेसिटी 13.1 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करने की हो गई है। अब खास बात क्या है, यहाँ पर जो आकृति है, ये जो दिख रहा है ना पिलर्स टाइप, ये बैम्बू है, ये बांस के पेड़ लगाए गए हैं, ये बांस लगाई गई है। तो यहाँ पे जो इसकी थीम है वो बैम्बू ऑर्किड आपको थीम देखने को मिलेगी। ये इंडिया का पहला नेचर बेस्ड ये इंडिया का पहला नेचर बेस्ड आपको एयरपोर्ट टर्मिनल देखने को मिल जाएगा जिसकी थीम नेचर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर 140 मेट्रिक टन ऑफ लोकली सोर्स बैम्बू का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसकी खास बात है स्काई फॉरेस्ट, यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा इंडिजीनियसली जो इंडिजीनियस प्लांट वेराइटीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। मतलब एक नेचुरल एक्सपीरियंस इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पे देखने को मिलेगा। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर है, दिसपुर कैपिटल है, काजीरंगा, मानस, डिब्रू सिखोबा ये आपको नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। Next, who has become the first Indian women cricketer to score more than 4,000 T20 international run? This is very important question. इसको आप 7 स्टार लगा सकते हो। ठीक है, भारत की पहली कौन है वीमेन क्रिकेटर जिन्होंने 4,000 रन बनाए हैं T20 इंटरनेशनल में? इनका नाम हो जाएगा स्मृति मंधाना। ये भारत की तो पहली है और विश्व की दूसरी है। इसके पहले न्यूजीलैंड की जो प्लेयर है जिनका नाम सूजी वेट्स है, इन्होंने 4,000 रन बनाए थे, और दूसरी प्लेयर आपको ये स्मृति मंधाना देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है स्पेस लैब्स, अंतरिक्ष प्रयोगशाला इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? अंतरिक्ष प्रयोगशाला इनिशिएटिव इन स्पेस का है। इन स्पेस का मतलब होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो यहाँ पे इन स्पेस ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है अंतरिक्ष प्रयोगशाला। इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर स्पेस लैब को बनाया जाएगा। वहाँ पे बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाएगा, और ये जो प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी उसका 75% प्रोजेक्ट का कॉस्ट इन स्पेस देगा, और 5 करोड़ पर इंस्टीट्यूट का कैब यहाँ पर डिसाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जीआई टैग इंडी लाइन। ठीक है, रिसेंटली इसने ओमान के मार्केट में एंट्री ली है। पूछा जा रहा है कर्नाटका राज्य के किस जिले में इसका उत्पादन किया जाता है? तो आपके लिए पहला क्वेश्चन तो ये है कि इंडी लाइम किस राज्य का जीआई प्रोडक्ट है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका। इंडी लाइम जो कि कर्नाटका का जीआई प्रोडक्ट है, इसे किस मार्केट में, किस कंट्री के मार्केट में एंट्री मिली है, कहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है? तो ओमान के मार्केट में हो रहा है। और कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है? तो विजयपुरा में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 मेट्रिक टन यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडी लाइम को विजयपुरा कर्नाटका से ओमान के मार्केट में भेजा गया है। नेक्स्ट है, अब ये भी बहुत ही प्यारा स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है हैनान आइलैंड किस कंट्री में है, जो कि सुर्खियों में है? तो हैनान आइलैंड आपको चाइना का देखने को मिल जाएगा। अच्छा, चाइना की अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि चाइना में एक शहर आता है विच इज हांगकांग, है ना? तो हांगकांग के अपने नियम, अपने कानून, अपने टैक्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। अपनी अलग ट्रेड पॉलिसी हांगकांग की देखने को मिल जाएगी। तो जिस तरीके से हांगकांग एक कमर्शियल हब आपको चाइना का देखने को मिलेगा, जिस तरीके से हांगकांग एक कमर्शियल हब चाइना का देखने को मिलेगा, वैसे ही चाइना एक और कमर्शियल हब बना रहा है जिसका नाम है क्या? हैनान आइलैंड। ठीक है, हैनान आइलैंड आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो चाइना सेपरेटेड हैनान आइलैंड फ्रॉम मेनलैंड कस्टम टू सपोर्ट एंट्री इनटू द ट्रांस पैसिफिक ट्रेड डील। इसको हांगकांग स्टाइल में तैयार किया जाएगा और ये बेबू गल्फ में आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। इसे हवाई ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोकोनट, यहाँ पे इसकी जो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसका नाम है हेकू। हेकू इसे कोकोनट सिटी भी कहा जाता है, और यहीं पर आपको ये आइलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, डन। अंत में बात आती है क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ठीक है, यहाँ पर COP17 की जो मीटिंग होने वाली है उसके लिए लोगो अनवील किया है एरेबल ब्लू बटरफ्लाई। COP17 की मीटिंग किस कंट्री के द्वारा होस्ट की जा रही है? ये 4 देशों के नाम है। सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में डिस्कस होंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।